हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जाम पीक पावर में। तो फ्रेंड्स, आज की सेशन में हम लोग लेकर आ गए हैं आपके लिए सेमेस्टर 3 का, जो कि आता है एक मैनर पेपर वो भी कौन सा सब्जेक्ट का, तो अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया जा रहा है आपको इस चैनल के माध्यम से। तो आप लोग अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किए तो सेशन को लाइक करें और शेयर भी करना बिल्कुल भी ना भूलें, समझे। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और मैं बता दूं कि इसके पहले भी लगभग 3-4 सेशन में करवा चुका हूं, और उन सारे सेशन को आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वहां से जाकर आप लोग सीक्वेंस वाइज सारा का सारा क्लास को देख सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट को अगर पेड पीडीएफ अगर पीडीएफ परचेज करना होगा तो आप लोग इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर है 94 30 70 2606। आप लोग इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, आपको पेड पीडीएफ जो कि बहुत ही नॉमिनल फीस पर ही आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, समझे। और आपको जरूर से जरूर कमेंट करके बताना है कि आपको ये सेशन कैसा लगा, समझे ना। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, समझे। और क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि आप लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और नंबर भी आपको वहां पे भी लिखा हुआ है सबसे लास्ट में, तो वहां से भी आप लोग जाकर नंबर को निकाल सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, तो 1956 और 1991 औद्योगिक नीति की क्या करें, तो व्याख्या करने यानी कि वर्णन करें। चलिए देखिए, यहाँ से इसका उत्तर स्टार्ट हो जाता है और आप लोग प्रयास कीजिएगा कि इसी तरह से हम एग्जाम सेंटर में आने के आंसर शीट में भी हम इसी तरह से उत्तर बनाकर बनाकर आने के पॉइंट बना बनाकर हम लिखने का प्रयास करेंगे, समझे। तो चलिए यहाँ से उत्तर स्टार्ट हो जाता है। इसमें हम देखेंगे भारत में 1956 से 1991 की औद्योगिक नीति ने देश की औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यहाँ इन दोनों नीतियों की व्याख्या दी गई है, यानी कि कौन कौन से यहाँ पे नीति है उन सभी का व्याख्या यहाँ पे दिया हुआ है, उसकी विशेषता दिया हुआ है। तो चलिए उसको भी हम लोग देख लेते हैं। 1956 की औद्योगिक नीति, यानी कि 1956 की औद्योगिक नीति का क्या उद्देश्य है, ये वगैरह वगैरह, तो सारी चीज के बारे में हम लोग इसमें देखने वाले हैं। 1956 की औद्योगिक नीति को दूसरी औद्योगिक नीति के रूप में भी माना जाता है। 1956 की औद्योगिक नीति को क्या कहा जाता है, तो दूसरी औद्योगिक नीति के रूप में माना जाता है, और इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में लागू किया गया था। यह नीति औद्योगिकरण और दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम थी और इसे भारत की समाजवादी आर्थिक योजना के हिस्से के रूप में देखा गया है। 1956 को औद्योगिक नीति किसने लागू किया था, किसके नेतृत्व में लागू किया गया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से आपको वन लाइनर भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और 1956 की औद्योगिक नीति को किस नाम से अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो दूसरी औद्योगिक नीति के भी नाम से यानी कि के रूप से जाना जाता है। चलिए अब इसका विशेषता को देख लेते हैं, यानी कि इसका मुख्य कौन कौन सी विशेषता है। तो जिसमें से आता है, फर्स्ट में आता है उद्योगों का वर्गीकरण, जिसमें आता है उद्योगों को 3 अनुसूचियों यानी कि शेड्यूल में विभाजित किया गया है, जिसमें आता है अनुसूची ये में इसमें 17 औद्योगिक शामिल थे जो पूरी तरह से राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित और संचालित होते हैं। इनमें प्रमुख उद्योग जैसे कि आयरन और स्टील, कोयला, तेल और रेलवे शामिल थे। चलिए नेक्स्ट में आता है अनुसूची बी, यानी कि अनुसूची बी। इसमें हम लोग देखेंगे इसमें इसमें 12 उद्योग शामिल थे जिसमें राज्य की निजी क्षेत्र दोनों की भागीदारी की अनुमान थी, यानी कि 12 क्षेत्र शामिल थे जिसमें राज्य और निजी क्षेत्र यानी कि राज्य सरकार और निजी क्षेत्र दोनों की भागीदारी की क्या थी, तो अनुमति थी। चलिए अगले पॉइंट में हम लोग देखेंगे, तो अनुसूची सी में हम लोग देखेंगे इसमें शेष उद्योग शामिल थे, यानी कि जो बच जाते हैं अनुसूची बी और अनुसूची ए से जो बच जाते हैं उसे अनुसूचित सी में शामिल किया गया, जिसमें निजी क्षेत्र की अधिक भूमिका थी, लेकिन राज्य क्षेत्र ने इसके विकास और विनियम में क्या करता है, तो सहयोग किया है। चलिए अगले पॉइंट में आ जाता है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहने का मतलब है इस नीति के तहत भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाया गया, जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों ही महत्वपूर्ण भूमिका थी। यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, तो आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं, अगर इस क्वेश्चन को समझ जाइएगा तो इसका भी आप लोग आंसर दे लीजिएगा। समझे, तो कमेंट बॉक्स में आप रिप्लाई दीजिएगा, अगर आपका गलत आंसर आता है, समझे ना, तो हम आपको वहीं पे रिप्लाई देकर बता देंगे। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहने का मतलब है कि एक ऐसा मॉडल है, समझे, जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सार्वजनिक
सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योगों को आर्थिक विकास के इंजन के रूप में देखा जाता है। चलिए नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे तो उद्योगों का विकास कहने का मतलब है प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में भारी मशीनरी और बुनियादी उद्योग के विकास पर जोर दिया गया है। नेक्स्ट माता औद्योगिक विकास के लिए क्षेत्रीय संतुलन की आवश्यकता पर भी बल दिया गया है। नेक्स्ट माता है नियंत्रण और विनियमन औद्योगिक विकास को विनियमन करने और नियोजित दिशा के लिए जाने के लिए लाइसेंस प्रणाली को लागू किया गया है। चलिए अगले पॉइंट में हम लोग देखेंगे तो निजी क्षेत्र में उद्योगों के लिए लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक होता है। यानी कि निजी क्षेत्र में अगर कोई भी उद्योग लगाता है तो उसको क्या करना पड़ता है, तो सरकार से उसको लाइसेंस लेना पड़ता है, जिससे राज्य का नियंत्रण बना रहे। यानी कि जिससे राज्य का नियंत्रण बना रहे, यानी कि सरकार का नियंत्रण बना रहे उस उद्योग पर। ऐसा नहीं कि कोई भी मनमाना करने लगेगा, कोई भी आदमी आया और कोई भी मेडिसिन बनाने लगेगा, तो ऐसे नहीं होता है। आपको प्रॉपर वहां पे लाइसेंस लेना पड़ेगा सरकार से कि हम मेडिसिन बना सकते हैं या फिर नहीं बना सकते हैं। तो आप लोग देखेंगे कि अगर किराना का भी दुकान अगर रहता है ना, तो उसको भी लाइसेंस लेना पड़ता है। होटल वगैरह को भी फूड फूड एंड सेफ्टी वगैरह से लाइसेंस लेना पड़ता है। तो लाइसेंस लेना क्यों लिया जाता है, क्योंकि वो जो भी नियम कानून वगैरह सरकार बनाते हैं उसको सही ढंग से पालन किया जा सके। और जिसके पास लाइसेंस नहीं रहता है वो फिर उद्योग नहीं लगा सकता है, समझे। 1991 की औद्योगिक नीति 1991 की औद्योगिक नीति किस प्रकार से था, तो 1991 की औद्योगिक नीति को नई औद्योगिक नीति कहा जाता है। यानी कि 1991 औद्योगिक नीति को क्या कहा जाता है, तो नई औद्योगिक नीति कहा जाता है। यह नीति भारत की अर्थव्यवस्था और उदारीकृत करने और वैश्विक बाजारों के लिए एकीकृत करने के उद्देश्य से लागू की गई थी। इसे डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में पेश किया गया था। चलिए हम लोग अगले पॉइंट में आते हैं, मुख्य विशेषता। इनकी इसके कौन कौन से मुख्य विशेषता है, तो चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। जिसमें आता है फर्स्ट में आता है उदारीकरण कहने का मतलब है कि उद्योगों में लाइसेंसिंग प्रणाली को बड़े पैमाने पर समाप्त कर दिया गया। यानी बहुत सारे ऐसे पैमाने इस यानी कि 1991 के एक सेकंड का टाइम दीजिएगा, सुनिए ना। 1991 के औद्योगिक नीति के कारण से ही बहुत सारे जो कि बड़े पैमाने पर क्या किया गया, तो उद्योगों के लाइसेंस प्रणाली को क्या किया, तो समाप्त कर दिया, समझे ना। पहले होता था कि कंपलसरी आपको लाइसेंस लेना ही पड़ेगा, लेकिन अब जो कि बहुत सारे उद्योग में आप बिना लाइसेंस का भी आप लोग कार्य कर सकते हैं। केवल 18 उद्योगों को लाइसेंस के तहत रखा गया। यानी कि 18 प्रकार के ऐसे उद्योग है जिसको क्या लाइसेंस लेना एक कंपलसरी यानी कि मैंडेटरी होगा। चलिए नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे तो अधिकांश उद्योग के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता समाप्त कर दी गई, जिससे उद्यमिता को क्या मिला, तो बढ़ावा मिला, यानी कि उसको प्रोत्साहन मिला। वो आगे भी बिना लाइसेंस का अगर जब कार्य करना पड़े तो समझिए कि वो खुला दिमाग से, यानी कि अपने मन से वो कार्य करेगा, अपने धंधा पानी को आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आता है निजीकरण। निजीकरण कहने का मतलब है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और निजीकरण शुरू किया गया। यानी कि जो भी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों हैं उनको निजीकरण शुरू कर दिया गया, यानी कि निजीकरण करने लगा। निजी क्षेत्र की भूमिका को बढ़ावा देने के लिए सरकारी उपक्रमों के शेयर बेचे जाने लगे। यानी कि निजीकरण आप लोग जानते होंगे कि रेलवे जैसे एक सरकारी क्या है, तो सरकारी वहां पे एक संस्था है, समझे ना, सरकारी कंपनी है, तो उसको क्या किया गया जाने लगा, तो उसको निजी क्षेत्रों के भी हाथ में उसके शेयर को बेचा जाने लगा, समझे। तो इस पॉइंट को भी आप लोग मेंशन कीजिएगा। इसी औद्योगिक नीति के ही कारण, यानी कि 1991 के औद्योगिक नीति के ही कारण, आप लोग ध्यान में रखिएगा इस नंबर को, समझे। सरकारी नियंत्रण वाले औद्योगिक और निजी हाथों में क्या किए गए, तो सौंपने की प्रक्रिया जो कि शुरू हो गई। बहुत सारे आप लोग देखे होंगे कि रेलवे बिक गया, ये बिक गया, वो बिक गया, और पहले क्या थे, तो सरकार के थे, उसको निजी हाथों में क्या करने लगा, तो सौंपने की प्रक्रिया जो कि शुरू की गई। तो कब कौन को औद्योगिक नीति से, तो 1991 के औद्योगिक नीति के ही तहत से, समझे। नेक्स्ट में आता है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का कहने का मतलब विश्व प्रत्यक्ष निवेश, यानी कि एफडीआई प्रोत्साहित किया गया। विभिन्न क्षेत्रों में 100% एफडीआई की अनुमति थी। नेक्स्ट में आता है विदेशी तकनीकी सहयोग और पूंजी निवेश को आकर्षित करने के लिए नीतियां सरल की गई, समझे।
चलिए हम लोग अगले पॉइंट में हम लोग देखेंगे नियमन और नियंत्रण। नियमन और नियंत्रण कहने का मतलब है कि आर्थिक सुधार के तहत ट्रेड और व्यापार पर नियंत्रण को समाप्त कर दिया गया। MRTP मोनोपोलोजी एंड रजिस्ट्रिक्टेड ट्रेड। एक सेकेंड, एक सेकंड थोड़ा सा टाइम दीजिए, ठीक। चलिए हम लोग आगे देखेंगे जो कि आता है अधिनियम को संशोधित किया गया। प्रतिस्पर्धा को क्या किया गया, तो प्रोत्साहन किया गया, यानी कि आप लोग किसी के भी साथ भी कंपटीशन कर सकते हैं, समझे। चलिए अगले पॉइंट में देखेंगे। पॉइंट नंबर आता है 5, उद्योगों का पुनर्गठन। उद्योग यानी कि बहुत सारे उद्योगों को क्या किया गया, तो फिर से गठन किया गया। तो चलिए नेक्स्ट बात है सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का पुनर्गठन और सुधार किया गया ताकि वे अधिक कुशल व प्रतिस्पर्धा बन सके। नेक्स्ट बात है सार्वजनिक क्षेत्र को घाटा में चल रहे उपक्रमों से बाहर निकालने के लिए अनुमति दी गई। चलिए इसका हम लोग निष्कर्ष देखेंगे। निष्कर्ष में आप लोग लिखना बहुत ही कंपलसरी हो जाता है अगर आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहे हैं तो। 1956 में औद्योगिक नीति ने भारत के समाजवादी आर्थिक विकास का आधार तैयार किया गया था, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका थी। वहीं 1991 की औद्योगिक नीति में आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था को क्या किया, तो मुक्त बाजार दिया गया, यानी कि खुली बाजार दिया गया, खुली बाजार की दिशा में लाए जाने का प्रयास किया गया। दोनों नीतियों अपने समय पर आर्थिक संदर्भ के अनुरूप थे और उन्होंने भारत की औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। समझे। तो आपको ये सेशन कैसा लगा, प्लीज हमें सेशन को आप लोग लाइक करें जरूर जरूर, और शेयर भी करना बिल्कुल भी ना भूलें। और जो भी स्टूडेंट अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर जरूर प्रेस कर लें। और जिन भी स्टूडेंट को अगर पेड पीडीएफ अगर परचेज करना है, अगर आपको परचेज करना है, तो आप लोग इस नंबर मैसेज कर सकते हैं, जो कि नंबर है 9430702606। आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आपको पेड पीडीएफ जो कि व्हाट्सएप के जरिए मिल जाएगा, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वहां पे भी नंबर दिख जाएगा, समझे। तो उस नंबर पर भी आप लोग मैसेज कर सकते हैं कि सर हमको ये पेपर का पीडीएफ चाहिए, समझे। तो आपको बहुत ही नॉमिनल फीस पर ही आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। इतना समझिए कि अगर मार्केट में अगर आप जाके कोई भी बुक वगैरह परचेज करते हैं या फिर गेस्ट पर परचेज करते हैं, उससे तो एटलीस्ट कम ही रहेगा, समझे। और कम रहने का मतलब ऐसा नहीं कि इसके कंटेंट पर काम नहीं किया गया, बहुत यहाँ कंटेंट पर यहाँ पे काम किया जाता है, उसके बाद ही यहाँ पे ई बुक आपको प्रोवाइड किया जाएगा, समझे। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, आपको एकदम टेंशन फ्री हो जाना है अगर आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखते हैं तो। आपको यहाँ पे कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा, समझे, सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 8 तक। और जो भी स्टूडेंट अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए, तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, ताकि वहां पे आपको सारा का सारा अपडेट वहां पे आपको मिल जाएगा मैसेज के जरिए, समझे। कोई भी डाउट वगैरह होता है तो वहीं से वहीं आपका सोल्यूशन भी किया जाएगा जरूर जरूर। और आप लोग मैसेज भी कर सकते हैं, हम प्रयास करेंगे आपको रिप्लाई दें, समझे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। जय हिंद, जय भारत।